नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यनिधि का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। शिवसेना यूबीटी ने चुनाव प्रक्रिया पर उठाए सवाल। बोले बिना चुनाव के सीधे नियुक्त कर दें जिसे चाहें। बोले अडानिस्तान बनती हुई मुंबई। बुरे प्रदर्शन पर अजित पवार बोले और मेहनत करेंगे। शिंदे को संजय राउत ने बताया जयचंद। महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव को लेकर शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र में एक तीखा संपादकीय छपा है। इसमें चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं और इसे आचार संहिता उल्लंघन का नया चमत्कार बताया गया है। संपादकीय में आरोप लगाया गया है कि चुनाव अधिकारियों ने खुलेआम मतदाताओं के नाम खोजने के लिए बीजेपी ऐप का इस्तेमाल किया और मतदान केंद्रों पर बैठकर भाजपा की मदद की। शिवसेना यूबीटी ने कहा कि अगर चुनाव आयोग इन शिकायतों पर संज्ञान नहीं लेता तो फिर चुनाव कराने की जगह विधायकों, सांसदों और नगर सेवकों को सीधे नियुक्त कर देना चाहिए। लेख में कहा गया है कि मुंबई समेत 29 नगर पालिकाओं में चुनाव बेहद घिनौने तरीके से कराए गए। शिवसेना ने आरोप लगाया कि मराठी मानुष को दरकिनार कर भाजपा मुंबई में अडानी प्रायोजित मेयर लाने का सपना देख रही थी, जिसे एकनाथ शिंदे की मदद से पूरा करने की कोशिश की गई। पार्टी ने इसे महाराष्ट्र के इतिहास में काले अध्याय के रूप में दर्ज होने वाली घटना बताया। संपादकीय में कहा गया है कि 106 शहीदों के बलिदान से मिली मुंबई आज शिंदे जैसे लोगों की कथित बेईमानी के कारण खतरे में पड़ गई है, लेकिन शिवसेना इसे होने नहीं देगी। पार्टी ने दावा किया कि अगर ये जीत खरीद फरोख्त से हासिल हुई है तो इसके पीछे गौतम अडानी, अमित शाह और भाजपा की साजिश है। महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनावों में बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना गठबंधन को बड़ी जीत मिली। वहीं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को हार का सामना करना पड़ा। नतीजों के बाद शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का दर्द साफ नजर आया। उन्होंने एकनाथ शिंदे पर हमला बोलते हुए उन्हें जयचंद कहा। संजय राउत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अगर एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के साथ विश्वासघात नहीं किया होता तो आज मुंबई का मेयर बीजेपी का नहीं बनता। उन्होंने कहा कि मराठी जनता शिंदे को जयचंद के रूप में याद रखेगी। महाराष्ट्र के 29 नगर निगम चुनावों के नतीजों के बाद उप मुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने हार स्वीकार कर ली। अजित पवार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान जारी कर कहा कि वो जनता के फैसले को पूरा सम्मान के साथ स्वीकार करते हैं। अजित पवार ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनावों में पार्टी को जिस तरह का अपेक्षित नतीजा नहीं मिला उससे सीख लेकर एनसीपी आगे और ज्यादा जिम्मेदारी, ईमानदारी और दोगुनी मेहनत के साथ जनता का भरोसा दोबारा जीतने का प्रयास करेगी। बता दें, चुनाव नतीजे अजित पवार के लिए पश्चिमी महाराष्ट्र में बड़ा झटका माना जा रहे हैं। नतीजों के बाद शरद पवार से मिलने पहुंचे अजित पवार। अजित पवार की मुलाकात से सियासी हलचल तेज। पुणे नगर निगम चुनाव के नतीजों के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया। शुक्रवार को नतीजे घोषित होते ही महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार से मिलने उनके निवास गोविंद बाग बारामती पहुंचे। अजित पवार और शरद पवार की ये मुलाकात नगर निकाय चुनाव नतीजों के बाद दोनों नेताओं की ये मुलाकात नगर निकाय चुनाव नतीजों के बाद पहली औपचारिक बातचीत मानी जा रही है, जिससे राज्य की राजनीति में अटकलें तेज हो गई। उधर पुणे नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की। चुनाव में शरद पवार और अजित पवार गुट ने एनसीपी के बैनर तले मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे। इस अचानक हुई मुलाकात ने ये सवाल खड़ा कर दिया कि क्या आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में कोई नया समीकरण बन सकता है। शिंदे के गढ़ में शिवसेना यूबीटी की जीत। ठाणे में यूबीटी ने हाई प्रोफाइल वोट जीता। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे के गढ़ माने जाने वाले ठाणे के एक अहम वार्ड में शिवसेना यूबीटी को बड़ी जीत मिली। इस वार्ड में शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार शाहजी खुसपे ने शिंदे गुट की ओर से उम्मीदवार और पूर्व मेयर अशोक वैती को 667 वोटों के अंतर से हरा दिया। ठाणे नगर निगम पर कुल मिलाकर शिवसेना यूबीटी की स्थिति कमजोर रही और इस सत्ता की दौड़ में काफी पीछे है। इसके बावजूद एकनाथ शिंदे के गृह क्षेत्र में मिली ये जीत राजनीतिक रूप से काफी अहम मानी जा रही है। वार्ड नंबर 13 में कुल 4 सीटें हैं, जिनमें से 3 पर शिंदे गुट की शिवसेना ने जीत दर्ज की। हालांकि सबसे हाई प्रोफाइल मुकाबले में शिवसेना यूबीटी की जीत ने यह संकेत दिया कि संगठनात्मक नियंत्रण के बावजूद वोटर्स का समर्थन पूरी तरह से शिंदे गुट की ओर नहीं गया। राहुल गांधी आज इंदौर दौरे पर मरीजों और पीड़ित परिवारों से मिल रहे हैं। राहुल गांधी आज इंदौर दौरे पर हैं। वो बॉम्बे हॉस्पिटल पहुंचे। यहां वो दूषित जल से पीड़ित मरीजों से मिले। इसके बाद दूषित जल से प्रभावित भागीरथपुरा इलाके में पहुंचे। यहां वो पैदल ही गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद दे सकते हैं। रोहित वेमुला को याद कर राहुल गांधी का सवाल, क्या सबको सपने देखने का हक है?
बोले जाति आज भी सबसे बड़ा एडमिशन फॉर्म। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रोहित वेमुला की मौत के 10 साल पूरे होने पर एक भावुक बयान दिया। राहुल गांधी ने कहा कि रोहित वेमुला का सवाल आज भी देश के सामने खड़ा है, क्या इस देश में सपने देखने का हक सबको बराबर है। राहुल गांधी ने कहा कि रोहित पढ़ना लिखना चाहता था और विज्ञान, समाज व इंसानियत को समझकर देश को बेहतर बनाना चाहता था, लेकिन व्यवस्था को एक दलित युवा का आगे बढ़ना मंजूर नहीं था। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि आज भी दलित युवाओं की स्थिति बदली नहीं है। उन्होंने कहा कि जाति आज भी देश का सबसे बड़ा एडमिशन फॉर्म बनी हुई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि रोहित वेमुला एक्ट कोई नारा नहीं बल्कि जरूरत है, ताकि शैक्षणिक संस्थानों में जातिगत भेदभाव को अपराध बनाया जा सके और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। राहुल गांधी ने रोहित वेमुला एक्ट व एंटी डिस्क्रिमिनेशन कानून तुरंत लागू करने की मांग की और बताया कि कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस सरकारें इस कानून को लागू करने की प्रक्रिया में हैं। ट्रंप ने ईरान सरकार को कहा शुक्रिया। बोले ईरान ने 800 कैदियों की फांसी रोकी, ईरान पर सैन्य कार्रवाई पर दे दिए बदले हुए संकेत। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक असामान्य कदम उठाते हुए ईरान सरकार का सार्वजनिक रूप से धन्यवाद किया। ट्रंप ने कहा कि ईरान ने सैकड़ों राजनीतिक कैदियों को फांसी देने का अपना फैसला वापस ले लिया है। ट्रंप ने कहा कि ईरान ने 800 से ज्यादा लोगों को फांसी देने का फैसला रद्द कर दिया और मैं इसका सम्मान करता हूं। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि पहले ईरान में 800 से अधिक लोगों को फांसी दी जानी थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी इस फैसले का स्वागत करते हुए ईरान सरकार को धन्यवाद कहा। ट्रंप ने संकेत दिया है कि अब अमेरिका की ओर से ईरान पर सैन्य कार्रवाई की संभावना कम होती दिख रही है, क्योंकि ईरान ने फांसी देने की कार्रवाई को फिलहाल रोक दिया। इससे पहले ट्रंप ने ईरान और वहां के प्रदर्शनकारियों को लेकर सोशल मीडिया पर लिखा था, मदद रास्ते में है। लेकिन शुक्रवार को जब उनसे पूछा गया कि क्या यह मदद अब भी आने वाली है, तो उन्होंने कहा कि अब देखते हैं आगे क्या होता है। जब ट्रंप से सीधे पूछा गया कि क्या अरब या इजरायली अधिकारियों ने उन्हें ईरान पर हमला न करने के लिए मनाया है, तो उन्होंने साफ कहा, किसी ने मुझे नहीं मनाया, मैंने खुद को मना लिया। ट्रंप ने कहा कि कल 800 से ज्यादा लोगों को फांसी दी जानी थी, लेकिन एक भी फांसी नहीं हुई, फांसी रद्द कर दी गई और इसका बड़ा असर पड़ा। ग्रीनलैंड पर ट्रंप की देशों को धमकी। बोले साथ न देने पर टैरिफ लगाएगा अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने को लेकर खुली धमकी दी है। बीबीसी के मुताबिक ट्रंप ने कहा कि अगर किसी देश ने ग्रीनलैंड पर कब्जे वाले प्लान में उनका साथ नहीं दिया तो वो उन देशों पर टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप ने बताया कि अमेरिका ग्रीनलैंड को लेकर नाटो से भी बातचीत कर रहा है। ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि नाटो को अमेरिका का साथ देना चाहिए। अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर कंट्रोल नहीं किया तो रूस या चीन वहां अपना असर बढ़ा सकते हैं, जो किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। चाबहार पोर्ट पर अब बोला भारत। बोला अमेरिका ईरान के साथ लगातार बातचीत। चाबहार पोर्ट से बाहर निकला भारत, ये आई रिपोर्ट। मोदी फिर ट्रंप के आगे सरेंडर, आरोप है कांग्रेस का। भारत ने साफ किया है कि वो ईरान के दक्षिण पूर्वी इलाके में स्थित चाबहार बंदरगाह के संचालन को लेकर अमेरिका और ईरान दोनों के साथ लगातार बातचीत कर रहा है। शुक्रवार 16 जनवरी को अधिकारियों ने कहा कि हाल की मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया था कि नए अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद भारत चाबहार से अपना काम समेट रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि बातचीत अभी जारी है। 12 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने नए टैरिफ की घोषणा करते हुए कहा था कि जो भी देश अमेरिका के साथ व्यापार करना चाहता है और साथ ही ईरान से भी व्यापारिक रिश्ते रखेगा, उस पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। इसके बाद भारत ईरान रिश्तों पर दबाव बढ़ा और चाबहार बंदरगाह में भारत के निवेश को लेकर सवाल उठने लगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 28 अक्टूबर 2025 को अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने एक पत्र जारी कर यह स्पष्ट किया था कि यह सशर्त छूट 26 अप्रैल 2026 तक वैध है। उन्होंने कहा कि भारत इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका के साथ लगातार संपर्क में है। रणधीर जायसवाल ने भारत ईरान संबंधों को पुराने और लंबे समय से चले आ रहे रिश्ते बताते हुए कहा कि उन्हें आगे बढ़ाया जाता रहेगा। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि चाबहार को लेकर भारत के बाहर निकलने की खबरें अधूरी जानकारी पर आधारित हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की एक घुड़की के कारण भारत ने इस अहम प्रोजेक्ट और सालों की मेहनत पर पानी फेरने की तैयारी कर ली। खबर है कि भारत अब चाबहार पोर्ट से लगभग बाहर हो चुका है।
ट्रंप ने धमकी दी कि ईरान से हाथ मिलाया तो 25% टैरिफ लगेगा। अमेरिका ने चाबहार बंदरगाह पर फिर से सैंक्शन लगा दिए और फिर भारत ने चुपचाप कदम पीछे खींच लिए और प्रोजेक्ट चलाने वाली सरकारी कंपनी की वेबसाइट तक बंद कर दी गई। इस पर कांग्रेस ने कहा था कि ट्रंप के दबाव में नरेंद्र मोदी ने ईरान के चाबहार पोर्ट से अपना कंट्रोल छोड़ दिया और चुपके से वेबसाइट भी बंद करवा दी। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री पर हमला करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से ट्रंप के आगे सरेंडर कर दिया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.